इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। सोमवार को आपने एक जोरदार प्रदर्शन देखा, जोरदार प्रोटेस्ट देखा विपक्ष के नेताओं का इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मतलब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से पहले जिस तरीके का जो मंजर दिखा, जो एक दृश्य दिखा, वो काफी ज्यादा गुस्से वाला था और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने खूब जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन दूसरी तरफ अमूमन देखा जाता है कि एक बार प्रोटेस्ट हो गया तो माहौल शांत हो जाता है, थोड़ी सी शांति आ जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन मंगलवार को यूथ कांग्रेस के नेताओं ने फिर से एक जोरदार प्रदर्शन किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पे, किस तरीके से उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया गया और वही मुद्दा रहा। मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर वार था और ये मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक तरफ सड़क पर बवाल मंगलवार को भी देखने को मिला और दूसरी ही तरफ संसद के बाहर भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने एक खास तरीके से प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट खास क्यों है, जरा आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक खास टी शर्ट पहने हुए हैं तमाम नेताओं ने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबने एक टी शर्ट पहन रखी है और टी शर्ट पर लिखा है मिंता देवी। ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, मिंता देवी क्या है। तो मिंता देवी के ऊपर बात करेंगे और आज के प्रोटेस्ट का क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या क्या चीजें हुई हैं, मुद्दा आज यही होगा। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। मिंता देवी पर आने से पहले जरा राहुल गांधी पर आ जाते हैं। राहुल गांधी ने आज ये कहा कि बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। कौन से पिक्चर की बात करें, और वो कह रहे हैं कि अभी और बाकी है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि कोई ख़ास चीज़ आने वाली है उसके बारे में अग्रिम सूचना देने वाली बात होती है। ये शाहरुख खान की कोई फिल्म थी जहाँ से ये लाइन ली गई है, और इस फिल्म में वो कहते हैं कि जो द बेस्ट इज़ येट टू कम, जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, तो पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि जो उन्होंने गुरुवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बताया है, वो क्या ट्रेलर था, वो क्या सिर्फ एक टीज़र था, और बड़े पैमाने पर पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, और अभी आपने उनको बोलते हुए भी सुना कि ऐसे कई जगहों पर आपको जो चीज़ बेंगलुरु सेंट्रल में दिखाई पड़ी है वो और भी कई जगहों पर है। ऐसा है क्या, हमें पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा है और हम उस पर काम कर रहे हैं। मतलब और भी जगहों के और डेटा निकाले जा रहे हैं, ऐसा देखा जा सकता है, या ये उम्मीद कर सकते हैं हम? आप कह सकती हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत क्लैरिटी के साथ उनकी बातों में कुछ निकलकर सामने तो नहीं आता है, लेकिन एक जनरल बात जो अभी तक समझ में आ रही है, और मैं वहाँ पर था, उनको सुन रहा था, तो मैंने ये महसूस किया कि वो बताना चाह रहे हैं कि और भी कई कंस्टिट्यूंसीज हैं देश में जहाँ पर हम लोगों ने उसी तरह से डेटा माइनिंग का काम किया है, और उसी डेटा से हम लोगों ने जो महादेवपुरा में गड़बड़ियों का पता लगाया है, वैसे और भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पता लगा रहे हैं। और वो जब हम लेकर के आएंगे तो वो और तेज़ धमाका होगा, वो एटम बम का ब्लास्ट और तेज़ होगा। क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि ये भी और एटम बम फटेगा जब वो इलेक्शन कमीशन जा रहे थे, और आज फिर वो कह रहे हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है। यानी कि ऐसे कई उदाहरण वो सामने लेकर के आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जो प्राथमिक तौर पर समझ में बात आती है, उनके हाव भाव, उनके अंदाज से मुस्कान, ये स्पष्ट लगता है कि वो किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। क्योंकि पहले भी वो उसी कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि वो बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, एक एटम बॉम्ब फोड़ने वाले, और उन्होंने बाकायदा किया भी, और दोबारा से वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अभी और आने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। तो मतलब ये उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी और भी ऐसे ही खोज कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो काउंटर कर पाए इलेक्शन कमीशन पे। जी हाँ, दरअसल उनकी कोशिश ये है बताने की कि केवल एक
सीट उनके हिसाब से गड़बड़ तरीके से नहीं जीती गई। और भी सीट्स हैं जो कि जिनमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नेफेरियस मीन्स से जीती गई, और इस कारण से वो साबित करना ये चाहते हैं कि ये जो पूरा इलेक्शन था वो होक्स था। अब सरकार और विपक्ष का जो फासला है सीटों का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी 240 लेकर के आई। अगर वो फ़र्ज़ करें 220 लेकर के आती तो उन्हें बहुत मुश्किल होता अपने एलाइज खोजना। तो वो 20 या 25 सीटों पर अगर काम कर रहे हों और आने वाले दिनों में वो साबित करना चाहते हों तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये SIR का जो सवाल है इसने पूरी प्रक्रिया विशेष जो है चुनाव की उसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया है, और अपने तरीके से उस प्रक्रिया विशेष की खामियों को कांग्रेस पार्टी के नेता सामने रख रहे हैं। और आज शाम जनरल सेक्रेटरीज़ की जो बैठक हुई है, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज़ की बैठक हुई है, उसमें उन्होंने तय किया है कि इस आंदोलन को अब हम आगे कैसे लेकर के जाएं। कल का जो आंदोलन था वो अब तक अगर कांग्रेस का था तो कल वो विपक्ष का हो गया, और विपक्ष के आंदोलन को अब हम जन जन तक कैसे लेकर के जाएं। तो एक सिग्नेचर कैंपेन की भी बात हो रही है, और 5 करोड़ सिग्नेचर लेकर के चुनाव आयोग तक हम जाएंगे और उनको ये देंगे और बताएंगे कि कितनी गड़बड़ है आपकी चुनावी प्रक्रिया में, जो आपका पूरा तरीका है चुनाव कंडक्ट कराने का। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अभी पिक्चर आपको दिखाएंगे, वो अभी बाकी है, और वो साबित करना चाहते हैं कि ऐसी गड़बड़ियाँ और हुई हैं। विपक्ष को हमेशा इस तरह से बोलते हुए जब सत्ता पक्ष वाले देखते हैं तो वो यही कहते रहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, बहुत हल्की बातें हैं, और दरअसल वो खुद लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है तो अपनी हार का ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ते रहते हैं। उनके नेता आए दिन गालिब का शेर पढ़ते नज़र आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उम्र भर गालिब यह गलतियां करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। तो राहुल गांधी खुद अपने आप को लोगों के बीच नहीं पहुंचा पाए और दोष हमें दे रहे हैं, उनको इस तरह से लिया जा रहा है। पर राहुल गांधी अपीयर टू बी अ मैन ऑन मिशन। उनका हाव भाव और उनका अंदाज ऐसा लगा कि कुछ और, ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गया, कुछ और वो करने जा रहे हैं या कुछ प्रयास में लगे हुए हैं, एक बड़े पिक्चर की तैयारी में। हाँ, अब वो कैसा प्रयास है पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस लाइन को उन्होंने पकड़ा है उस लाइन में वो आगे बढ़ रहा है। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल पे। मिंता देवी, आज जैसा कि देखा गया कि कांग्रेस वालों ने एक खास टी शर्ट पहन रखी है और उस टी शर्ट पर लिखा है मिंता देवी। इसका क्या मतलब है? हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि मिंता देवी ये क्यों इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है। जी हाँ, वो आपको हम बताएंगे। पहले मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है वो भी दर्शकों को सुनवाए, क्योंकि मैंने यही सवाल मनोज तिवारी से पूछा। वो फिल्मों से आते हैं तो मैंने उनसे पूछा ये कि आप तो फिल्मों से आते हैं और ये फिल्मों का ही लाइन है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर क्या है बाकी और क्या आपको लगता है कि आने वाला है, जिस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, जरा दर्शकों को ये सुनवाते हैं। एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। आज राहुल जी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। नाउ ही इज टोटली फिल्मी। वो ही इज नॉट अ लीडर नाउ, ही इज अ फिल्मी पर्सन, और वो इस समय कॉमेडी कर रहे हैं। अब बताइए, आप फिल्मों से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, नेता भी हैं, और आप उन्हें फिल्मी कह रहे हैं, क्या वो यथार्थ पर नहीं है? वो इतनी मर्यादित सदन में इतने बड़े देश का लोकतंत्र को इसको पिक्चर से जोड़ना, मैं समझता हूँ उन्होंने खुद को भी हल्का किया है और अपनी पार्टी को भी हल्का कर रहे हैं। अब ये मनोज तिवारी की जो बातें थी ये उपहास है जी, ये व्यंग है, ये तंज है, और वो बताना ये चाह रहे हैं कि दरअसल कुछ भी नहीं है ऐसा जो राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं। मनोज तिवारी क्या कहते हैं या राहुल गांधी क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि क्या लोग कहते हैं, लोगों को क्या लगता है। और यही बात आपको मिंता देवी वाले एंगल पर लेकर के आती है। दरअसल मिंता देवी एक महिला हैं, बिहार के सिवान में उनका गांव है, और जब इलेक्शन
कमीशन ने ड्राफ्ट रोल 1 अगस्त को पब्लिश किया, तो उस दिन उनका नाम जो आया सामने, उसमें 124 साल की उन्हें बताया गया, 124 ईयर्स, जबकि उनकी पैदाइश उनके हिसाब से, क्योंकि पत्रकार साथी उन तक पहुंच गए हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया है और उसमें उन्होंने बताया कि वो 1990 में पैदा हुई हैं, जिस हिसाब से वो अभी इस वक्त 35 साल की हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है 124 साल। और जब 124 साल लिखा हुआ है तो ये भी लिखा हुआ है कि वो फर्स्ट टाइम वोटर है। अब फर्स्ट टाइम वोटर तो 18 साल में कोई बनता है, बिल्कुल 20-22 साल में बनता है, 124 साल में कैसे बनता है? तो ये जो गड़बड़ियां हैं उनको बताने के लिए प्रतीकात्मक तरीके से, एक सिंबॉलिक तरीके से, जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने लिख रखा था मिंता देवी, और पीछे टी शर्ट के लिखा था 124 नॉट आउट। एक क्रिकेट के एनालॉजी को उन्होंने ड्रॉ किया था और बताने की इस तरह से कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ये गड़बड़ियां देखिए और भी जगहों पर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस तरह की गड़बड़ियों को करेक्ट करने के लिए एक विंडो है जो कि 1 अगस्त से शुरू होकर के वो जाएगा 31 अगस्त तक, और इसके बीच आपको अपनी अपनी जो शिकायतें हैं वो देनी हैं, और उसके तुरंत बाद उसको 1 सितंबर को जब आएगा ड्राफ्ट रोल तो करेक्टेड पाएंगे आप। पर प्रश्न ये है कि देखिए, एक ही घर में बहुत से वोट, इस तरह के मामले आए हैं। इसके अलावा ऐसा मामला भी आया है जिसमें कि पाया ये जा रहा है कि जो जीवित है उसे मृतक बता दे रहे हैं, और जो मृतक है उसे वोटर बना दे रहे हैं। तो इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, उसी को बताने के लिए प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने ये टी शर्ट पहन रखी थी। और हर दिन प्रोटेस्ट जो हो रहा है पार्लियामेंट में, वो प्रोटेस्ट नए तरीके से सामने आए, लोगों को वो ज़्यादा हृदय में लगे, और अंदाज़ा ये कांग्रेसियों का है कि हम जो कह रहे हैं वो लोग तक पहुंच रहा है। तो उन्हें लगता है कि नए नए तरीके से बताते चले जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो उनको सीधे टच करता है, और अगर उन्हें छू जाती है कोई बात तो जाहिर है कि हमारा कैंपेन सफल होगा। इसीलिए जहां राहुल गांधी लगे हुए हैं कोई नया भगवान वो महादेवपुरा खोजने में, वहीं ऐसा लग रहा है कि बाकी के कांग्रेस वाले ये साबित कर रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं जी। एक कंस्टिट्यूएंसी के रिजल्ट ने इतना बड़ा बवाल छेड़ दिया, इतनी बड़ी बहस पूरे देश में, अब ये बड़ा मुद्दा हो गया है। तो हम अगर देखें कि अगर कहीं किसी और कंस्टिट्यूएंसी से जिसकी तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं और वहां से कुछ गड़बड़ियां निकलकर अगर दोबारा से आ जाती हैं, तब क्या होगा? देखिए, एक बार इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई तो फिर तो सरकार बन ही गई। क्या होगा, मामला अदालत में जाएगा। पर मैं आपको बताता हूं कि क्यों एक के वजह से इतना बड़ा जो है बवाल हो गया है। इसकी एक वजह है, खास है मुस्कान, कि जब बिहार के चुनाव हुए पिछली दफ़ा साल 2020 में, जो पिछला चुनाव हुआ था, उसके बाद अब 2025 में हुआ, तो उसमें पाया ये गया कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है वो वोट जितने लाया, उनके वोटों में अंतर मात्र 12,000 का था। 12,000 से कम, 11,900 कुछ वोट। तो आप ये सोचिए कि एक सीट पर, यहाँ पर 65 लाख जब टोटल काटा गया है, तो एक सीट पर कम से कम 25,000 वोट कटे हैं ऑन एन एवरेज। अगर आप देखिए औसत, तो 25,000 प्रति सीट काटी गई है। वहां पूरे चुनाव में मतों का अंतर मात्र 12,000 था। दूसरा उदाहरण हरियाणा का है। हरियाणा में भी इट वाज अ क्लोज कॉल। अब उस क्लोज कॉल में पाया ये गया कि कुछ सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वो इसलिए जीत गई कि कहीं वो 2,000 से, कहीं वो 3,000 से, कहीं वो कुछ 100 वोटों से, ऐसे करके वो सीटें जब जीती, तो पाया यह गया कि मात्र 22,000 मत उसे, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस से ज्यादा आए थे, और इस कारण से वो विजेता है। उसके ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जीते और उसने सरकार बनाई। प्रश्न ये है कि जब हर कंस्टिट्यूएंसी में ही 25,000 आप काट रहे हैं, तो कल को पता नहीं क्या हो नतीजे। इसीलिए लोगों के बीच ये मामला जा रहा है, और इसलिए भी जा रहा है कि किसी का वोटर कार्ड बन गया है, किसी का नहीं बना है। जिसका नहीं बना है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि बीएलओ भी बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। भले ही वो ग्राउंड लेवल के अधिकारी हैं और वही जिम्मेदार हैं कि भाई आप वोट बनाइए और कागज़ रिसीव कीजिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि एक एक बीएलओ के ऊपर 2-2 हज़ार लोगों की जिम्मेदारी है। कहाँ से संभव है उनके लिए भी? बहुत कम है, टाइम बहुत
कम मिला है और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। तो आमतौर पे जो गरीब आदमी है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता है, बता ही नहीं पा रहा है कि साहब देखो ये दिक्कत है हमारी, हमारा नाम ही नहीं है, हमारे पिताजी मर गए उनका नाम आ गया है। तो इस तरह की बहुत सी दिक्कतें जो हैं उसको दूर अगर नहीं किया जाता है समय रहते, तो फिर एक ऐसा लिस्ट सामने आ जाएगा जो कि जाने अनजाने एक गलत लिस्ट होगा। और अब प्रश्न यही पर उठ रहा है कि क्या साल 2024 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, क्या वो गलत लिस्ट पे हो गए? तभी तो आपने 65 लाख वोट अब काटे हैं। यानी कि उस वक्त ये 65 लाख वोटर थे ना कहीं किसी ने इनके बदले दे दिया क्या वोट, या और नहीं इसी दिया? से शायद विपक्ष को बहुत ज्यादा बिट्रेड फील हो रहा है कि उन्हें धोखा मिला है चुनाव के। हाँ, उनको लग रहा है। और वो एक नए, मैं सुन रहा था अभिषेक बैनर्जी को, जो कि बंगाल आप जानती हैं उसमें नंबर 2 हैं, ममता बनर्जी के भतीजे और नंबर 2 कहे जाते हैं, डायमंड हार्बर से सांसद हैं। वो कह रहे थे कि देखिए एसआईआर तो ज़रूरी है और समय समय पर गहन मतदाता पुनरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट है ना, वो वोटर लिस्ट आपका करेक्ट रहता है। पर क्वेश्चन ये है कि ये वो सरकार रेकमेंड कर रही है जो खुद पुराने वाले वोटर लिस्ट पर चुन के आई है और चाहती है कि नया वोटर लिस्ट बने। आप आज सरकार को बोलिए भंग करिए और एक पहले बनाइए एसआईआर के जरिए देश का वोटर लिस्ट और उसके ऊपर चुनाव कराइए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप तो आए पुराने वोटर लिस्ट से और हमारा चुनाव कराना चाहते हैं नए वोटर लिस्ट से, जिसमें हर जगह वोट काटे जाएंगे। तो तरह तरह की दलीलें हैं। देखिए लोकतंत्र में होता क्या है मुस्कान, की जो विश्वास है ना, विश्वास की पतली डोर सब चीज़ों को थामे रहती है और अगर वो टूट जाती है तो भड़बड़ा कर सब गिर जाता है, सब ढह जाता है। तो आज की तारीख में मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ढह गया है या उसके प्रति बहुत ज़्यादा वैमनस्य हो गया है, लेकिन जितना सम्मान उसका शायद ये एसआईआर से पहले था वो अब नहीं रह पाएगा, वो तो घटा ही है। और ये इसीलिए क्योंकि जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं लूप होल दिखाई पड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2-3 लोग ऐसे खड़े कर दिए, योगेंद्र यादव ने, वो खुद आज बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि इनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, ये देखिए जिंदा है। अब देखिए तो बड़ी नाराजगी हुई, वहाँ वकील साहब बोलने लगे कि ये टीवी स्टूडियो नहीं है, नाटक मत कीजिए वगैरह वगैरह, फिल्म नहीं है। पर हकीकत है ना कि इस तरह के लोग हैं, ये जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, कौन इसको इंश्योर करेगा, कैसे, कितने ऐसे लोग हैं। तो ऐसा लगने लगा है कि जो 65 नाम काट तो दिए 65 लाख नाम, पर वो 65 लाख नाम काटे जाने चाहिए थे क्या, इस पर संशय जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर चोट कर रहा है। चुनाव आयोग की जो ड्राफ्ट रोल है, मतलब जो वोटर लिस्ट की जो ड्राफ्ट रोल है, उसमें सब कुछ जीरो है। जीरो का मतलब है, जरा एक बार स्क्रीन पे वो पेपर दिखाएंगे आपको। जीरो का मतलब ये है कि ये जो शिकायतें हैं, बिल्कुल, ये चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रूल पब्लिश किया। फिर उसने कहा कि जिन जिन दलों को शिकायतें आती हैं वो हमारे पास लाइए। आपके जो बूथ लेवल एजेंट हैं वो तो सक्रिय हैं ही, बिल्कुल, आपकी पार्टी के तमाम बूथ लेवल एजेंट हैं वो सक्रिय हैं, तो वो लोगों को पूछें कि हाँ भाई आपका नाम कट तो नहीं गया, और फिर मेरे पास शिकायत लाइए, हम सही करेंगे। अब देखिए कि आज वो कागज आया है जो आप दिखा रही हैं, बिल्कुल, अभी भी वो कहते हैं कि हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आई, जबकि हम लोगों ने इतनी बातें कर ली। एक सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई है, वो कह रही है, और तमाम सोशल मीडिया में भी चीजें वायरल हो रही है, आए दिन नई नई चीजें वायरल हो रही भाई है। मृत लोगों के बन रहे हैं, जीवित लोगों के नहीं बन रहे हैं, एक ही पते पर इतने इतने लोग आ गए हैं, पात्र को मिल गया है अपात्र को नहीं मिला है। लेकिन वहाँ पर शून्य कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जरा मामला समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि इंडिविजुअल लोग कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, राजनीतिक दल के जरिए नहीं जा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक दल तो घर घर पहुँच कर पूछते हैं कि आपका क्या हुआ, आपका सही है नहीं है, तो उन्होंने कुछ तो किया होगा। एक सांसद पीछे हमें मिले थे बक्सर के, सुधाकर सिंह, को कह रहे हैं कि अरे मैं तो भेज रहा हूँ ना, तो मैं भी तो एक दल हूँ, मैं भी तो एक सांसद हूँ, तो मेरा क्यों नहीं रिजल्ट शून्य कैसे दिखा रहा है। पर अब ये क्या मसला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है कि एक के बाद एक केसेस आते चले जा रहे हैं जिनको इसी महीने सही होना पड़ेगा, और तब भी जीरो बताया जा रहा है। जो उनकी लिस्ट है उसमें तो जीरो ही बता रहे हैं वो। देखिए हो ये भी तो रहा ना मुस्कान, कि कोई सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर आना चाहिए, और कोई नहीं तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जितने तमाम सवाल उठ रहे हैं बड़े खुलासे के साथ उनका जवाब देना चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड तो वो रख ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख नाम बताओ, उन्होंने कहा हम बाध्य नहीं हैं,
हम वोटर लिस्ट पब्लिश करते हैं, किसके काटे हैं इसकी लिस्ट थोड़ी ना हम पब्लिश करते हैं, और सबको बता के और पूछ करके काटा जा रहा है। जिनके लोग मृतक हो गए हैं उनका काटा जा रहा है, तो आप हमसे ये ना करवाइए। तो जब आप वहाँ बोल रहे हैं तो फिर आप पब्लिक डोमेन में भी बोलिए। थोड़ा सा जो इतना बहस है, इतना चकचक हो गया है, ये थोड़ा डाई डाउन करेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन है, ख़ासतौर पर जिनका बन गया है वो चुप सन्नाटे में है कि चलो बन गया है बच गए, जिनका नहीं बना है वो नगरी नगरी द्वारे द्वारे हो रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं कि भाई मेरा बनेगा कैसे। और मैं आपको बताऊं कि जो समाज का निचला तबका होता है उसके लिए ना ये सरकारी दस्तावेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। चाहे वो वोटर कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, क्योंकि उसे बेनिफिशियरी लिस्ट में है वो, उसे सीधे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो अगर आप वोटर कार्ड नहीं रहेगा उसके पास, अरे वोटिंग के दिन लोग बाग पैसे दे जाते हैं वोट देने के, और उस तरह के जो बातें सुनी जाती हैं हमारे लोकतंत्र की, वो भी एक हकीकत है। बिल्कुल। तो उसको कौन देगा जिसके पास वोटर कार्ड ही नहीं है? उन्हें तो पैसे देकर भी आप वोट नहीं दिला तो सकते। कैसे जब परेशानी उन्हें का अधिकार ही सबब नहीं बन मिला। गया है। बिल्कुल। ये गलत सही पे आप जा सकती हैं, वो बहस कर सकती हैं आप, पर हकीकत यह है कि अब तो उसके पास वोट ही नहीं है। तो इतनी बड़ी दिक्कत आम जनता के साथ आ गई है। तरीके से होना चाहिए, जो भी SIR है वो होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डिनाई नहीं कर रहा है, पर तरीका जो है वो लगता है कि हड़बड़ी में मिस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, आखिरी सवाल से मैं इसको खत्म करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या कुछ सामने आया है, और हालांकि सुनवाई अब भी जारी है और कल भी इसका कुछ आने वाला है, तो अब तक क्या कुछ हुआ है? देखिए, दोनों पक्षों के वकीलों ने आज अपनी अपनी दलील दी है। कैंसिल क्यों हो जाना चाहिए SIR को, ये कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी साहब देश के दोनों बहुत बड़े लॉयर्स हैं, बिल्कुल। उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि क्यों कैंसिल हो जाना चाहिए। और उसमें मूल बात ये कही जा रही है कि आधार को आप मानते ही नहीं हैं कि इसके बेसिस पर वोटर कार्ड बनाई जा सकती है, आप मान ही नहीं रहे हैं। आज तो कोर्ट भी ऐसा लगा जैसे कि वो इस मामले में बहुत सहमत नहीं है विपक्ष के वकीलों से, क्योंकि उसने आधार एक्ट को कोट किया अदालत ने, जिसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये प्रूफ सिटीजनशिप का नहीं है, ये आइडेंटिटी का प्रूफ है। आधार वस्तुतः आइडेंटिटी का ही प्रूफ है, ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। पर फिर क्वेश्चन चला गया उस तरफ कि भाई सिटीजनशिप फिर तय कौन करेगा, वो तो गृह मंत्रालय तय करता है। तो आप जो खटाखट काटे चले जा रहे हैं, किस बेसिस पर काटे किस बेसिस पे काटते चले जा रहे हैं कि ये चला गया, ये है नहीं, वगैरह वगैरह, तो बहस चल रही थी। इसी बीच आज योगेंद्र यादव ने भी अपनी तरफ से, क्योंकि वो भी एक पक्षकार हैं, उन्होंने कहा मैं खुद ही अपनी बात रखूंगा, वकील नहीं करूंगा। तो ये अधिकार होता है कि वकील खुद भी कह सकता है। उन्होंने बहुत अच्छा बहस और किया और दलीलें दी, लेकिन साथ ही साथ वो लेकर के आए थे 2-3 लोगों को और खड़ा कर दिया कि देखिए इनके नाम कटे हुए हैं और ये जिंदा है, इन्हें मृतक बता दिया। कोर्ट के ऊपर इन सब चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि कोर्ट तो बहुत फैक्ट्स के साथ जाता है, उसको भावनाओं से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, फैक्ट्स के साथ। ये लोग जितनी भी बातें कह रहे हैं मुस्कान, ये कह रहे हैं कि इनका कट गया, उनका कट गया, पर हकीकत ये है कि इनका जुड़ सकता है, उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया है। यही बात आज चुनाव आयोग के वकील ने कही कि हम मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीने का विंडो इसीलिए तो दिया है कि आप इसको करेक्ट करवा लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर बस यही है कि ये जो 65 लाख का जो आ गया है एंगल, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट क्या ये मानता है कि ये जो 65 लाख का आंकड़ा है, ये एक एक नाम आईने की तरह साफ उस परिवार को पता रहना चाहिए जिसका कटा है वोट? पर चुनाव आयोग तो इसके लिए कोई आधिकारिक वो देने को पेपर देने को तैयार नहीं है। अब देखना है कि इस पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या फरमान आता है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगी तो फिर जाहिर है कि वो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इसीलिए कल का दिन बड़ा क्रूशियल है, कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई और बहस जारी है कि उन 65 लाख वोटर्स का उनका फैसला क्या आने वाला है, अब सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की चुप्पी लोगों को और भी ज्यादा, लोगों के अंदर और भी ज्यादा बेचैनी पैदा कर रही है कि आखिर आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये तमाम जो इल्जाम लग रहे हैं, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के लिस्ट जारी किए जा रहे हैं जो पुराने हैं, और कुछ कुछ ऐसी लिस्ट सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रही है। किसी के नाम कट गए हैं, किसी के नाम रिपीटेड हैं, किसी की मृत्यु हो चुकी है और कई तरह की चीजें, और ये लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
फिर भी चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है। जैसा कि सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं और ये बहस का मुद्दा बनता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं चुनावी गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। लोगों के विश्वास के साथ भी कहीं ना कहीं ये विश्वासघात तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर अपनी बात नहीं रख पा रहा है। तो फिलहाल आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है और चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ कहता है या नहीं कहता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।